श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषामपि स्वागतमस्ति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। आचार्याः समागताः सन्ति। तिरुपति पीठात् आचार्याः व्याकरण विभागस्य आचार्याः डॉक्टर पंकज व्यास महाभागाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः मदीया ध्वनिः आकर्ण्यते वा आचार्याः? आचार्याः भवन्तः म्यूट् सन्ति, अन्म्यूट् कृपया कुर्वन्तु। आचार्याः भवन्तः अन्म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। तत्र होस्ट द्वारा म्यूट आसीत् इति हेतोः अयं क्लेशः। इदानीं श्रूयते वा? इदानीं सम्यक् श्रूयते। आदौ नेटवर्क बाधा अभूत्। अद्य प्रथमवारम् एतादृशी समस्या अभूत्। एतावत्पर्यन्तं कदापि न अभूत्। अद्य न जाने का समस्या। तो साक्षात् इदानीं सर्वत्रापि वृष्टिः आसीत् खलु कतिपयदिनेभ्यः प्राग्। सत्यं सत्यं, महती वृष्टिः तिरुपति क्षेत्रे तु महती वृष्टिः अस्माभिः समाचारपत्रेषु वाहिन्यां च श्रूयते। तथा महती समस्या अस्ति। एवं तर्हि भवताम् अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं व्याहरामि। अद्य सर्वेभ्यः इदं सूच्यते यद् अद्य अस्माकं तिरुपति विद्यापीठस्य व्याकरण विभागस्य सहाचार्याः समादरणीयाः पंकज व्यास महाभागाः अत्र समागताः सन्ति। एतेषां व्याकरणशास्त्रे महती गतिः अस्ति। बहुत्र एभिः कार्यं कृतमस्ति, किञ्च सम्पादनकार्यमपि बहुधा एभिः कृतमस्ति। तत्र ईपीजी पाठशालायामपि एभिः बहु कार्यं कृतमस्ति। अतः तथा भूतः आचार्याः अत्र अस्मान् उद्बोधयितुं समागताः सन्ति। तेषाम् अत्र कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये प्राग विद्यावारिधि षाड्मासिक पाठ्यक्रम कार्यक्रमे अहं पुनरेकवारं स्वागतं व्याहरामि। किञ्च अहं तान् प्रार्थये यत्ते स्वीयां कक्षाम् अधुना आरब्धुं पारयन्ति। आचार्याः पंकज व्यास महाभागाः। श्री गुरुभ्यो नमः। विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ती बरीभर्ती सञ्जरीहर्ति लीलया। तत्र महतः प्रमोदस्य अयं विषयः यद् कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालये प्रचाल्यमानः अयं कार्यक्रमः वर्तते। प्राग् विद्यावारिधि षाण्मासिक पाठ्यक्रमकार्यक्रमः इति। अमुष्मिन् कार्यक्रमे ममापि भागग्रहणं तत्र वर्तते इति महते प्रमोदाय वर्तते। तत्र तावत् निर्दिष्टः यः विषयः वर्तते शोधप्रबन्धस्य रूपरेखायाः निर्माणे अवधेयांशाः इति। तदाश्रित्य मया वक्तव्यं। ततः प्राग् आदौ विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः वर्तन्ते शशिनाथ झा महाशयाः, महान्तः वैयाकरणाः। तेषां चरणारविन्दयोः मुहुर्मुहुः प्रणिपत्य ततः अस्माकम् अनुजकल्पाः अत्र संयोजकाः यदुवीरशास्त्रिणः उपतिष्ठन्ते। तेषां कृतेपि यथायोग्यं नमस्कारान् संसूच्य अन्ये च ये अत्र शोधार्थिनः अध्यापकाः वा ये अत्र सम्मिलिताः सन्ति सर्वेभ्यः मम नमस्कारान् संसूच्य इदानीं प्रकृतविषयम् उद्दिश्य मम
वक्तुं तत्र आरभे। तत्र शोधप्रबन्धस्य रूपरेखायाः निर्माणे अवधेयांशाः के इति तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं वस्तुतः। योऽयं विषयः वर्तते, वस्तुतः तत्र भवन्तः जानन्ति एव, यदा अस्माभिः शोधकार्यं कर्तव्यं किमपि विषयम् आश्रित्य, तर्हि तद्विषयिणी काचित् प्राक्कल्पना अस्माभिः कर्तव्या। एकं सिनोप्सिस् इति उच्यते, सारांशः, शोधसंक्षिप्तिका इति, तदस्माभिः आदौ प्रस्तूयते। यत्र भवतां समस्या भवति तर्हि कथयन्तु, मध्ये हिन्द्यामपि वक्तुं शक्यते, तत्र पीपीटी द्वारा अपि प्रदर्शनं करिष्यामि। एवं यदा अपेक्षा भवति भवन्तः सूचयन्तु। मध्ये हिन्द्यापि भवति। एवं एवञ्च सिनोप्सिस् इत्युक्ते शोधसंक्षिप्तिका इति उच्यते। तस्याः नाम एव तत्र प्राक्कल्पना, नाम अस्माभिः किञ्चित् कल्पनीयं, यथा अस्माभिः गृहनिर्माणं क्रियते ततः प्रागपि अस्माभिः किञ्चित् चिन्त्यते खलु मनसि। यत्किञ्चित् कार्यं भवतु लोके, यदुद्दिश्य कार्यं प्रवृत्तं तादृशकार्यविषये अस्माभिः किञ्चित् पूर्वं कल्पनीयमेव भवति। नाम अनया रीत्या अनेन प्रकारेण इत्थं वयम् एनं कार्यं एतत् कार्यं सम्पादयिष्यामः इत्यादि रीत्या यथा वयं तत्र लोके पदे पदेपि तादृश प्राक्कल्पनायाः अनुसरणं कुर्मः, तद्वत् अत्रापि शास्त्रे नाम अनुसन्धानक्षेत्रेपि अस्माभिः अवश्यं नूनं सा परिकल्पना आश्रयितव्या एव। तत्र इदानीं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। दृश्यते किल स्पष्टं? स्क्रीन् शेर् अधुना न दृश्यते। एवं वा? एवं। क्षणमेकम्। तत्र प्रायः कदाचित् भवद्भिः ततः अङ्गीकारः कर्तव्यो वा? नास्ति नास्ति, भवन्तः इदानीं को होस्ट् सन्ति खलु, अतः कर्तुं पारयन्ति। ओके। अधुना एवम्। इदानीं दृश्यते? इदानीं दृश्यते। एवम्। एवञ्च सिनोप्सिस् इत्युक्ते तदेव शोधसंक्षिप्तिका इति अस्माभिः उच्यते। तद्विना अस्माभिः अनुसन्धानक्षेत्रे एकं पदमपि अग्रे तत्र सारयितुं न शक्यते। तस्मात् अयं विषयः मया कुतः चितः इत्युक्ते, अत्रैव प्रायः बहूनां तत्र समस्या भवति। यतोहि अत्र तावद् यदा स्पष्टता न भवति तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः शोधोऽपि यथोचितरीत्या कर्तुं न शक्यते। अतः मया अयमेकः विषयः स्वीकृतः, शोधप्रबन्धस्य रूपरेखायाः निर्माणे अवधेयांशाः इति। तत्र प्राक्कल्पना इति उच्यते, हाइपोथिसिस् इति। नाम पूर्वम् अस्माभिः काचित् कल्पना क्रियते, तदुद्दिश्य प्राक्कल्पना वा परिकल्पना वा इति नाम अस्याः उच्यते हाइपोथिसिस् इति। तत् नाम तदेव प्राक्कल्पनायाः प्रतिपादनं नाम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथिसिस् इति। तत्र प्राक्कल्पना परिकल्पना वा अनुसंधान प्रक्रियायाः द्वितीयः स्तम्भः। तत्र यदा अस्माभिः कश्चन विषयः चीयते, नाम एनं विषयम् उद्दिश्य मया कार्यं कर्तव्यं, तर्हि तत् चिन्तनानन्तरं द्वितीयं तावत् भवति, द्वितीयः स्तम्भः भवति प्राक्कल्पना परिकल्पना। नाम कथं मया इदं कार्यम् अग्रे नेयम् इति। यथा ततः प्राक्कल्पना परिकल्पना वा अनुसंधान प्रक्रियायाः द्वितीयः स्तम्भः हाइपोथिसिस् इत्यनेन उच्यमानः। अनेन यां समस्यां विषयं वा उद्दिश्य शोधकार्यम् आरब्धव्यं तद्विषये स्थूलतः चिंतनम् आरभ्यते। तो यहाँ हम यह कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी भी शोध कार्य को, अनुसंधान को शुरू करेंगे तो उसमें एक विषय का चयन करने के बाद सबसे पहले तो
होता है कि हमें विषय क्या, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे व्याकरण है, साहित्य है, वेद है, ज्योतिष है, जो भी है, उसके अनुसार आप जब किसी विषय को, एक विषय पर आप चिंतन करते हैं कि मुझे यह विषय लेना चाहिए, तो वह विषय लेने योग्य है या नहीं है, उसके लिए फिर आप इस परिकल्पना का आश्रयण करते हैं, क्योंकि आपको इसमें सर्वे ऑफ लिटरेचर, साहित्य का सर्वेक्षण भी करना पड़ेगा, वो सब बिंदु इसमें आगे आएंगे। तो द्वितीय स्तंभ ये होता है, दूसरा स्टेप जिसको कहते हैं, दूसरे चक्र में हम प्रवेश करते हैं विषय का चिंतन करने के बाद। इसीलिए अनेन याम समस्याम विषयम व उद्देश्य शोध कार्यम आरब्धव्यम, समस्या शब्द का प्रयोग इसलिए यहाँ किया है क्योंकि कुछ जो शिक्षा शास्त्र में अथवा विज्ञान क्षेत्र में जो शोध कार्य होता है, उसमें किसी समस्या को आधार बना करके भी शोध कार्य किया जाता है। यहाँ पर मेरा फोकस जो है वो हमारे संस्कृत क्षेत्र में शास्त्रीय विषयों को लेकर के किस तरह होता है, उस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ संकलना की है। तो तद्विषय स्थूलतः चिंतनम आरभ्यते, विषयस्य समस्यायाः वा समुचित विश्लेषणं विना प्राक्कल्पना व्यर्था भवति। क्योंकि विषय भी जब कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे आज हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं उदाहरणार्थ, या लघु जातकम पढ़ रहे हैं, या फिर जो है कुवलयानंद पढ़ रहे हैं, तो उस पर हम कुछ भी उसी को लेकर के चिंतन शुरू कर दें और उसी के ऊपर एक हाइपोथेसिस बना लें कि मुझे इसमें शोध कार्य करना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत समय से ये जो ग्रंथ पठन पाठन में है, तो उनको हम आधार बना करके कुछ नए विषय के साथ जोड़ करके आपको शोध करना है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन केवल उतने मात्र विषय को जिस पर बहुत सारा कार्य हो गया है, आप उसको नहीं ले सकते। इसलिए विषय का भी समुचित विश्लेषण होना चाहिए कि आखिर ये विषय कार्य करने योग्य होगा कि नहीं। और आगे जब आप इसमें परिकल्पन करते हैं कि मुझे ये अंश इसमें निरूपण करने हैं, तब आपको पता चलता है कि वास्तव में यह विषय योग्य है अथवा नहीं। इसीलिए सामान्यतः आजकल जो ये अधुनातन काल में जो षाण्मासिक कार्यक्रम जो आरंभ किया गया है, उसका कारण यही है कि जनरल जो विश्वविद्यालय होते हैं, आधुनिक विश्वविद्यालय, उनमें कभी कभी केवल विषय के सिलेक्शन के लिए, टॉपिक सिलेक्शन के लिए ही एक एक साल तक जो है, एक एक वर्ष तक जो है, वहां प्रतीक्षा करनी होती है। क्योंकि एक या दो बार उनको कुछ विषयों का चयन करके प्रस्तुत करना होता है कि मैंने ये विषय सोचा है, इनमें ये संभावनाएं हैं। इस प्रकार से उनकी हाइपोथेसिस को लेकर के अमुक विषय योग्य है अथवा नहीं, उसका निर्धारण एक जो समिति वहां पर होती है, रिसर्च कमिटी, वो उसके द्वारा किया जाता है। तो विषय की अथवा समस्या की जिसको आधार करके हम कार्य करना चाहते हैं, जिसका आश्रयण करके, उसके समुचित विश्लेषण के बिना प्राक्कल्पना व्यर्थ ही होगी। ततः समुचितां प्राक्कल्पनां विना तु अनुसंधानम उद्देश्यहीनम जायेत। क्योंकि यदि समुचित प्राक्कल्पना वहां पर नहीं है, तो अनुसंधान एक दृष्टि से देखा जाए तो कैसा होगा, पूर्णतया वो उद्देश्यहीन हो जाएगा। कि जो उद्देश्य, आखिर शोध का विषय, शोध मतलब क्या, अनुसंधान, रिसर्च, तो इसका मतलब क्या होता है कि पुनः हमें कुछ नए तथ्यों का अन्वेषण करना है। तो उद्देश्य मुख्य वही है अनुसंधान का। वो आपने अन्य कक्षाओं में पढ़ा होगा कि रिसर्च क्या है, गवेषणा क्या है। तो जब तक हम नए तथ्यों का अन्वेषण नहीं कर पाएंगे, तो वो गवेषणा उस तरह से नहीं की जा सकती। जो विद्यमान तथ्य हैं अथवा विद्यमान सिद्धांत है, उन्हीं को केवल इतस्ततः करना मात्र अनुसंधान नहीं होता है। इसलिए समुचित प्राक्कल्पना भी हमारी होना चाहिए, उसके बिना अनुसंधान का उद्देश्य ही भंग हो जाएगा। जैसे कि बेकन महोदय कहते हैं, एक वैदेशिक हैं, कि हाइपोथेसिस should be suggested as soon as the existence of the problem is discovered। उन्होंने यहाँ प्रॉब्लम शब्द का प्रयोग किया है कि विषय, इसी को मैंने यहाँ पर उसका भावार्थ लिया है कि विषय चयन समानंतरमेव प्राक्कल्पना कार्य इति तात्पर्य। क्योंकि हाइपोथेसिस शुड बी सजेस्टेड कि जब कब एक्सिस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम इज डिस्कवर्ड एज सून एज, ऐसा कि जब हमें कोई विषय हमारे दिमाग में आता है, हमारे मस्तिष्क में एक विचार आया कि हमें इस विषय पर कार्य करना चाहिए, तो इमीडिएट हमें तुरंत ही उस विषय के बारे में सोच के कुछ प्राक्कल्पना करनी चाहिए। यदि हमें उसमें आगे जाने की संभावना मिलती है, तो फिर हम उस विषय को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब जब हम चिंतन करते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि गृह निर्माण हम कर रहे हैं, तो गृह निर्माण के लिए हम पहले एक जैसे
डायग्राम वो बनवाते हैं, किसी से नक्शा बनवाते हैं और जाकर के उसके अकॉर्डिंग की आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए, इधर वो होना चाहिए, तो वो सिद्धांत हैं उसके, एक वास्तु के जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हम गृह की कल्पना करते हैं। तो जो गृह निर्माण की कल्पना करते हैं उसमें भी फिर हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ने इस तरह का कार्य किया था, उससे हट करके मुझे करना चाहिए। क्योंकि जब हम जन सामान्य मतलब सामान्य लोक सामान्य विषयों में भी जो लोक में प्रवर्तमान जो विषय है उनके बारे में भी अगर इतनी परिकल्पना करते हैं कि नहीं, मेरे कार्य को अथवा मेरे द्वारा जो ये घर निर्माण किया जा रहा है इसको और लोगों की अपेक्षा इसमें अतिरिक्त क्या वैशिष्ट्य दिखेगा, तब हम ऐसा सोचते हैं, उतना उसके लिए हम कार्य भी करते हैं कि 10 जगह हम अलग अलग घरों को देखेंगे, उसके बाद फिर उसमें सोचेंगे कि अच्छा उसकी अपेक्षा ये अच्छा है तो ऐसी डिजाइन हो सकती है, वैसी डिजाइन हो सकती है, तो हम आर्किटेक्चर के पास जाकर के उसके अकॉर्डिंग कार्य करवाते हैं। तो एक समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई कि गृह निर्माण करना है। ठीक वैसे ही जब हमें किसी विषय में शोध कार्य करना है तो उसी समय हमें उस विषय के बारे में चिंतन आरंभ करना चाहिए। तो hypothesis should be suggested as soon as the existence of the problem is discovered। ये प्राक कल्पना का प्रतिपादन यहाँ पर है। उसके बाद क्रियमाण शोध कार्य प्रवृत्तो प्राक कल्पनायाः प्रथम प्रचोदक हेतुत्व। क्योंकि यदि यही अगर प्राक कल्पना ही नहीं है तो आपकी प्रवृत्ति ही उस कार्य में नहीं होगी। आपने कार्य तो सोच लिया कि मुझे यह कार्य करना है, लेकिन जो क्रियमाण कार्य है उसकी प्रवृत्ति के लिए कल्पना नहीं है, तो आप बैठे बैठे सोचते रहिए कुछ भी, लेकिन सोचने के बाद भी उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कल्पना भी नहीं करेंगे, आप सो गए कि मुझे कल सुबह उठ करके ये कार्य करना है या मुझे इस विषय में शोध लेके, एक छोटे से शोध लेकर को आप लेकर के चलिए, रिसर्च आर्टिकल जिसको कहते हैं, कि कल मुझे जो है पाणिनीय प्रत्याहार के बारे में लिखना है, लेकिन आपने सोच करके सो गए, कल्पना भी नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि मुझे क्या क्या विषय उसमें उपस्थापन करने हैं, क्या क्या नहीं करना है, इस प्रकार से, तो फिर क्या होगा, सुबह उठने के बाद आपकी प्रवृत्ति उसमें नहीं होगी कि आखिर मतलब उसमें आपने सोचा ही नहीं। कम से कम आपको ये सोचना है कि जो है इन सूत्रों को लेकर के मुझे कैसे कार्य करना है इत्यादि, या कोई सूत्र है, हलंत्यम सूत्र ले लिया, या फिर काव्य लक्षण है तो काव्य लक्षण में रसगंगाधरकार ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा उसके बारे में आप क्षणमेकं क्षमा कीजिए, कोई दरवाजे पर आ गया था। तो शोध कार्य की प्रवृत्ति के लिए हमें कल्पना तो करनी है, क्योंकि जब तक हम सामान्यतः उसके बारे में चिंतन भी नहीं करेंगे, केवल मन में सोच करके बैठ गए, तो उससे वो कार्य होगा नहीं। इसलिए क्रियमाण शोध कार्य प्रवृत्तो प्राक कल्पनायाः प्रथम प्रचोदक हेतुत्वम्। उसके बाद अतः स्वीकृत विषये एक अंश ये अतः स्वीकृत विषये अनुसंधानम् आरब्धुं प्राक् कल्पना नितान्तम् आवश्यकी। एवं अनया रीत्या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भवतां पुरतः अत्र प्रतिपादितं। ततः प्राक् कल्पनायाः अर्थः, प्राक् कल्पनायाः कः अर्थः तर्हि? प्राक् कल्पना अथवा परिकल्पना इति पदद्वयमपि समानार्थकं हाइपोथेसिस इत्यस्य स्थाने प्रयुज्यते। तत्र शोधकार्यं यदस्माभिः इदानीं प्रायः तत्र एवं पश्यामः, किमित्युक्ते वैदेशिकैरेव एतादृशी परिकल्पना आरब्धा वस्तुतः, एतस्मिन् शास्त्रे एवम् अस्ति तदस्ति इत्यादिकम्। अस्माकं तु किम् आसीत् शोधकार्यम् इत्युक्ते इदानीं नागेशेन किं कृतं, भट्टोजीदीक्षितस्य मतं सम्यक् अस्ति न वा, तदपि शोधकार्यमेव, परन्तु व्याख्यानरूपेण तत् तथा प्रवृत्तं। रसगंगाधरकारः पूर्ववर्तीनाम् आचार्याणां काव्यप्रकाशकृताम् इत्यादीनां सर्वेषामपि तत्र काव्यलक्षणं युज्यते वा न वा इति एतादृशरीत्या। एवं वराहमिहिराचार्याः एवं अन्ये च, नाम तत्तत् शास्त्रे एवं भूताः आचार्याः किं कुर्वन्ति, पूर्वं यदुक्तं तस्य समालोचनादिकं कुर्वन्ति, तदपि रिसर्च एव। यतोहि विद्यमान वस्तुनः एव उपरि तैः कार्यं क्रियते। यः सिद्धान्तः पूर्वमासीत् तत्र पूर्वं विद्यमान
सिद्धान्तस्य तत्र समालोचनं क्रियते, तत्र यदि काचित् न्यूनता भवति तस्य स्थाने नूतनं किञ्चित् तैः स्वीयं मतं वा सिद्धान्तो वा प्रतिपाद्यते इति अनया रीत्या वर्तते। अतः हाइपोथिसिस् इति नाम पदमिदं वैदेशिकं, नाम वैदेशिकभाषातः पदमिदं स्वीकृतं, तथापि किमस्ति प्राक्कल्पना परिकल्पना इति पदद्वयमेव समानार्थकम् इत्यस्य स्थाने प्रयुज्यते। अस्माकं शास्त्रेषु अपि एवम् आसीदेव, पूर्वं किञ्चित् विचिन्त्येव तत् कथम् इत्युक्ते पश्यन्तु, हाइपोथिसिस् इति आङ्ग्लपदं हाइपोथिसिस् इति पदद्वयेन निष्पद्यते। हाइपो नाम संभावितं ऊहितं कल्पितं यच्च पुष्टीकर्तुं योग्यम् इति। थीसिस नाम समस्यायाः समाधानकथनं विषयस्य सिद्धान्तस्य वा उपस्थापनम् इति। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हाइपो मतलब संभावित, ऊहित अथवा कल्पित, एक कल्पना किया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो सकता है। काव्य लक्षण में जो बताया है कि ये दल यहाँ पर इस दल का सार्थक्य होगा नहीं अथवा होगा। गंधवती पृथ्वी ऐसा लक्षण कर दिया, तो गंधवती पृथ्वी में फिर हम चिंतन करते हैं कि आखिर ऐसा ऐसा हुआ तो काल में अतिव्याप्ति होगी इत्यादि। हम कहीं ना कहीं उसको उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, फिर उसके ऊपर कार्य करते हैं, फिर सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए फिर अंतिम में जब समस्या समाधान कथन, तो एक स्थूलतः एक सिद्धांत का उपस्थापन करते हुए हम उसको इसमें लिखते हैं हाइपोथेसिस में। क्योंकि थीसिस का वस्तुतः अर्थ क्या है, स्टेटमेंट और थियरी दैट इज पुट फॉरवर्ड एज ए प्रीमाइस टू बी मेंटेन्ड और प्रूव्ड। एक ऐसा कथन जिसको अथवा सिद्धांत को आप लोगों के सामने उपस्थापित करते हैं कि जिसको प्रूव किया जा सके, वो थीसिस होता है। और उसके पूर्व का जो कार्य है संभावित अथवा उहित, वही हाइपोथेसिस हुआ, अर्थात प्राकल्पित सिद्धांत। इसीलिए सिनोप्सिस में ही हम कुछ विषयों को लेकर के जो है वहां पर उपस्थापन करते हैं कि अमुक प्रकार से इस विधि से इस प्रविधि से हम कार्य करेंगे तो वो इसमें आगे आएगा। आप वहां पर उसको और स्पष्टता से समझ पाएंगे। तो हाइपोथेसिस इति आंग्लपदम हाइपोथेसिस पदद्वयेन निष्पद्यते, संभावितं ऊहितं कल्पितं यच्च पुष्टीकर्तुं योग्यम् इति। ततः थीसिस समस्यायाः समाधानकथनं विषयस्य सिद्धान्तस्य वा उपस्थापनम्। एतद्द्वयं यदा भवति तर्हि किम् इत्युक्ते संभाव्यकथनम् उभयमपि यदा योज्यते तदानीं संभाव्यकथनं यत् समस्यायाः समाधानं प्रस्तौति अथवा ऊहितसिद्धान्तं प्रतिपादयति, तदेव हाइपोथेसिस नाम ए supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation इति शब्दतः लभ्यमानः व्यावहारिकः अर्थः। अर्थात आप क्या करते हैं, आरंभ दशा में जो आपके पास लिमिटेड सोर्स है, जो आपके पास बहुत अत्यल्प जो आपने कुछ संग्रह किया है सिद्धांतों का या कुछ प्रमाणों का, उन अत्यल्प प्रमाणों के द्वारा उनके आधार पर किसी एक चीज का, इसी एक विषय को आश्रित करके उसके बारे में आप एक स्टेटमेंट देते हैं, आप एक थियरी अथवा सिद्धांत का प्रतिपादन करने का उसमें आप प्रयास करते हैं, जिसको कि बाद में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, एक्समाइन किया जाएगा कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं। उसी को a supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation। ये शब्दतः लभ्यमान व्यावहारिक अर्थ यही है हाइपोथेसिस का। यहाँ विशेष यह है, एक अत्रायं विशेषः क्रमशः शोधे प्रवर्तमाने अपेक्षानुगुणमत्र परिवर्तनम् अपि भवितुमर्हति, इदमेव निश्चितं परमसिद्धान्तत्वेन न वक्तुं शक्यम्, अतएव प्राक्कल्पना इति संज्ञा। तो आप यहाँ पर यह भी जानिए कि प्राक्कल्पना ऐसी संज्ञा क्यों दिया इसको, कि क्रमशः शोधे प्रवर्तमान, जब आप कार्य करना आरंभ करते हैं तो बीच में आपको एक अन्य कोई कल्पना आप कर सकते हैं, कोई एक नया सिद्धांत जितना आपने सोचा था उतना ही उसमें नहीं मिलेगा, उसके बाद भी आपको एक नई दिशा मिलती है इसके द्वारा। तो अपेक्षा के अनुसार आप उसमें बीच में परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक जो बना दिया है प्रारूप की सिनोप्सिस में कि मैं ऐसे 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 अध्याय विभाजन करूंगा, क्या पता बाद में आपको उस तरह से अध्याय का विभाजन करने का जो है उसमें न्यूनता लगे या कुछ हो तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। या जो आप प्रमाण जिसको आप सोच रहे थे कि इस प्रमाण से मैं इसका साधन करूंगा तथ्य का, तो क्या पता वह प्रमाण उसमें युक्ति संगत न हो तो आपको दूसरे प्रमाणांतर की अपेक्षा हो, इस तरह। इसीलिए इसमें हमने पूर्व में कहा है कि सपोजिशन और प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस, क्योंकि इस समय आपके पास आपने शोध कार्य समाप्त नहीं किया, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे के
शोध कार्य को करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस समय उस पर आप हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, तो आपके पास लिमिटेड जो है एविडेंस है, कुछ अत्यल्प प्रमाण है, उनके द्वारा अल्प प्रमाणों के साथ आपने कुछ शुरू किया है, इसलिए बाद में इसका परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है, इसीलिए इसको प्राक्कल्पना कहते हैं। प्राक्कल्पनायाः काश्चन परिभाषाः। अब चूंकि हम यहाँ पर हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ परिभाषाओं को भी हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जब आपसे पूछा जाएगा तो कुछ आपके पास सिद्ध भी होना चाहिए वस्तु कि हाइपोथेसिस। जेम्स ई ग्रीटन एक वैदेशिक, उन्होंने क्या कहा हाइपोथेसिस के बारे में कि हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सपोजिशन ऑफ प्रोविजनल गेस व्हिच सीम्स एंड एक्सप्लेन्स द सिचुएशन अंडर ऑब्जर्वेशन। अर्थात परिकल्पना संभावित रूपेण समाधानं भवति यस्य व्याख्या निरीक्षणाधारेण कर्तुं शक्यते। अर्थात एक टेंटेटिव सपोजिशन, एक संभावित जो है समाधान है ऑफ प्रोविजनल गेस, जिसको आप पूर्व में आपने कुछ ऊह किया है, जो ऐसा प्रतीत होता है और उसका इस तरह से प्रतीयमान है कि बाद में उसका एक्सप्लेन करके उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके। जो अभी ऑब्जर्वेशन में है, अभी वो उस प्रक्रिया में है, निरीक्षण की प्रक्रिया में, कि निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद, समालोचना करने के बाद ही हम परम सिद्धांत की उपस्थापना उसके बाद करते हैं। इसलिए परिकल्पना संभावित रूपेण समाधानं भवति यस्य व्याख्या निरीक्षणाधारेण कर्तुं शक्यते। लुंडबर्ग, ये कोई एक अन्य विज्ञान रिसर्च विज्ञानी है, जो लिखते हैं कि ए हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन the validity of which remains to be tested. It is most elementary stage. The hypothesis may be any hunch, guess, imaginative idea which becomes the basis of further investigation. यहाँ भी लगभग वैसा ही समान अर्थ है कि परिकल्पना संभावितमेकं सामान्यीकरणम् अस्ति। यहाँ थोड़ा सा वो करणम ऐसा देखना है, टंकण मिस्टेक है, कि सामान्यकरणम् अस्ति यस्य वैधता प्रमाणयितुं परीक्षितुं शक्यते। कि परिकल्पना एक संभावित सामान्यकरण है जिसकी वैधता, कि वास्तव में ये इसका वैलिडेशन, कि ये वैलिड है या नहीं, ये परीक्षण किया जा सकता है। यस्य आद्यावस्था काल्पनिक समाधान रूपेण भवति, क्योंकि आरंभावस्था जो इसकी है वो काल्पनिक समाधान रूप में है। आपके पास कोई विषय है कि जैसे पाणिनि जो प्रत्याहार सूत्रों का निर्माता कौन, जैसे भीमसेन शास्त्री जी ने उसमें एक छोटा सा शोध लेख लिखा है, मोनोग्राफ जैसा, कि प्रत्याहार सूत्रों का निर्माता कौन, ये समस्या उनके सामने आई। तो उन्होंने कल्पना की कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर शोध कार्य करने के बाद तो एक काल्पनिक समाधान उन्होंने दिया कि नहीं, ये तो महेश्वर कृत तो हो सकते हैं, लेकिन पूर्व में भी ये थे, पाणिनीय व्याकरण में ही नहीं है, इस तरह से उन्होंने एक कल्पना की, और उस कल्पना का पोषण करते हुए उसमें प्रमाणों से पुष्टि करते हुए आगे जाकर के फिर उन्होंने एक आधार बनाया उनके शोध कार्य के लिए, और एक तथ्य पर पहुंचे कि इनके आचार्य महेश्वरी ही है, लेकिन अन्य व्याकरणों में भी वो था। इस तरह के उदाहरण और जगह भी आपको मिल सकते हैं। तो वही इसमें कहा कि यस्य आद्यावस्था काल्पनिक समाधान रूपेण भवति अनंतर काले शोध कार्य से कृते आधार भवति। जो बाद में क्रियमाण जो शोध कार्य है उसके लिए वो आधारभूत होता है, एक बेस तो बनाना है जिसके आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जॉन डब्ल्यू बेस्ट एक अन्य रिसर्चर हैं वैदेशिक, वो कहते हैं इट इज ए shrewd guess of inference that is formulated and provisionally adapted to explain observed facts on condition and to guide in further investigation. अर्थात परिकल्पना निष्कर्षस्य एकं सुविचारितं प्राक्कथनं वर्तते यस्य प्रमाणत्वेन स्वीकृतानां तथ्यानां व्याख्यानाय तथैव भाव्यानुसंधानाय अस्थायी रूपेण अंगीकारः क्रियते। इसीलिए पूर्व जो स्लाइड थी उसमें मैंने बताया था कि परिकल्पना जो या प्राक्कल्पना जो है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए लिखा है कि परिकल्पना निष्कर्षस्य, कि जिस निष्कर्ष को आप सोच रहे हैं कि मुझे इस तरह का कुछ प्रतिपादित करना है, उसके विषय में एकम सुविचारितम प्राक्कथनम, क्योंकि थोड़ा बहुत वर्क तो हमें होमवर्क उसके लिए करना होता है, ग्राउंड वर्क। प्राक्कथनम वर्तते यस्य प्रमाणत्वेन स्वीकृतानां तथ्यानां, कि प्रमाण रूप में जो तथ्य हमने स्वीकार किए हैं, तथ्यानां व्याख्यानाय
उनका व्याख्यान करने के लिए अंगीकार किया है। तथैव भाव्य अनुसंधान है, उसके बाद भी उसमें और क्या किया जा सकता है, उसके लिए अस्थायी रूप से एक अंगीकार किया जाने वाला जो पदार्थ है वही परिकल्पना नाम से लिया गया है। परिकल्पना निष्कर्ष। समुचित परिकल्पना या निर्माण काठिन्यानि। अब यहाँ समस्या आती है, आपने देख लिया बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लगभग आपको 20 परिभाषाएं इसमें मिल जाएंगी इस तरह से, पर वो सब आपको पुस्तक से मिल जाएगी। यहाँ तो मैंने मुख्यतया जो हमारे लिए उपयोगी है उन्हीं को लिया है। कि अभी इसके बाद जब परिकल्पना क्या है इत्यादि हमने जान लिया, तो समुचित परिकल्पना एक अच्छा हाइपोथेसिस जिसको हम कह सकते हैं, एक अच्छा शोध के लिए हमें, जिसमें हम युक्ति युक्त मार्ग से एक सही ढंग से एक सही दिशा में जा सकते हैं, ऐसी समुचित परिकल्पना का निर्माण करने में क्या क्या कठिनताएं आती है। क्योंकि इसीलिए तो यह विषय है कि शोध प्रबंध की रूपरेखा के निर्माण में अवधेय अंश, जब अगर यही आरंभ का कार्य, जब आप फाउंडेशन किसी मकान का बना रहे हैं और फाउंडेशन ही आपने ठीक नहीं किया, नींव का निर्माण ठीक से नहीं हुआ, तो घर का निर्माण भी आपका क्या होगा, ठीक नहीं होगा, वो घर ढह जाएगा। इसीलिए फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, उसके लिए समुचित परिकल्पना के निर्माण में क्या क्या कठिनताएं आती है, लेकिन वो हमें अभी देखना चाहिए। कि अनुसंधान सिद्धांत नाम ज्ञानाभाव। यहाँ एक समस्या आती है कि कभी कभी जैसे आचार्य करके, अभी ज्यादातर जो भी बच्चे आते हैं शोधार्थी, आचार्य करने के बाद सीधे वो आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, उस तरह का वातावरण अगर उन्हें नहीं मिला कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, आचार्य कक्षा में एक प्रोजेक्ट वर्क होता था, उसके बारे में थोड़ा बहुत किस तरह से उसको एनालिसिस करना है, किसी विषय को लेकर थोड़ा बहुत था। अभी बहुत सारे पाठ्यक्रमों में समय समय पर बदलाव होता रहता है, अलग अलग शिक्षा नीतियों के कारण। तो कभी क्या होता है कि नहीं, उन चीजों को, प्रोजेक्ट को वगैरह को हटा दिया जाता है। तो बच्चे को सीधा अगर आप ला करके खड़ा कर देंगे कि नहीं आपको रिसर्च करना है इस विषय में, वो क्या समझ पाएगा। तो अनुसंधान सिद्धांत नाम ज्ञानाभाव, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए, मैं फिर से वही एक लौकिक ही उदाहरण लेकर के एक ही उदाहरण लेके आपके साथ चलूंगा कि घर के निर्माण में क्या क्या सिद्धांत होना चाहिए। वास्तु का सिद्धांत फॉलो करना है, आर्किटेक्चर भी और कुछ कहता है किस तरह से कितना फीट का गहरा जो है, वास्तु सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन उसके पहले नींव अगर जो आपको बनानी है, तो नींव कितने फीट गहरी खोदनी है कि आप इसके ऊपर 3 मंजिला भी अगर भवन बना देंगे तो वो गिरेगा नहीं। उसका भी कोई सिद्धांत तो है ना, वैज्ञानिक तरीके से। तो इस तरह से और भी जो सिद्धांत, उसी प्रकार से अनुसंधान में भी जो सिद्धांत हैं, कुछ थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ रिसर्च वो भी होना जरूरी है। तो कुछ थियरी अगर हमें नहीं पता चलेगी, कुछ सिद्धांत हमें पता नहीं चलेंगे, तो उनके ज्ञान के अभाव में हम समुचित परिकल्पना का निर्माण नहीं कर सकते। ये एक प्रथम काठिन्य है। इसलिए 6 महीने का जो आपको जैसे कोर्स दिया, अभी जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें यही तो बताया जाता है किस तरह से आपको आगे पढ़ना है, कार्य करना है। उसी के बाद 6 महीने के बाद ही षण्मासेभ्यः परमेव भवतां तत्र कार्यारंभाय तत्र भवतां कृते आज्ञा प्रदीयते, अनुमति दीयते। दूसरा काठिन्य है अनुसंधान क्षेत्र से स्पष्टतायाः अभाव। अब यहाँ समस्या हो गई, दूसरी समस्या पैदा होती है कि अनुसंधान क्षेत्र क्या होना चाहिए, उसमें स्पष्टता का अभाव है। केवल चर्वित चर्वण जो विषय जिनका पुनः पुनः समालोचन इत्यादि किया जा रहा है, क्या उनको करने से उपयोगिता होगी, अथवा हमारा दायरा कितना है, हमारा क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्र में हमें काम करना है, हमारी कैपेसिटी कितनी। एक ऐसा नहीं है कि जितने छात्र हैं, जितने शोधार्थी हैं, उनको सभी को एक बहुत उच्च स्तर का कार्य दे दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। सबका वहां पर, क्योंकि रुचि के सिद्धांत इत्यादि बहुत सारा आपने वो उसमें पढ़ा होगा कि शोध कार्य में कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। तो उनमें सिद्धांतों में रुचि का सिद्धांत है, और दूसरी बात उसका सामर्थ्य वाला सिद्धांत है कि किसी की रुचि है कि नहीं मैं तो जो है शास्त्रीय काम ही करूंगा, किसी की रुचि है मैं तो मैन्युस्क्रिप्ट लेकर काम करूंगा, कोई कहेगा मैं तुलनात्मक कार्य करूंगा अलग प्रकार से आधुनिक से जोड़ करके। इस तरह से अपना एक दायरा उसको जानना चाहिए। अगर उसको यही पता नहीं है कि मेरी क्षमता कितनी है, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द एरिया ऑफ रिसर्च, अब उसको यही पता नहीं है कि कितने क्षेत्र में मैं कितना मेरा दायरा है, कितना मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके गैदर करके उसके ऊपर मैं कार्य कर सकता हूं, जब तक वो स्पष्टता नहीं रहेगी, उतना विवेक उसको अगर नहीं है, तो वो एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण नहीं कर सकता, और समुचित परिकल्पना के अभाव में उसका शोध कार्य भी फीका ही रहेगा। दूसरा पूर्वानुसंधानानाम अभाव है, लैक ऑफ प्रीवियस रिसर्चेस। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके बारे में
वस्तुतः सभी यही कहते हैं कि जिस विषय में कोई कार्य हुआ ही नहीं हो, उस कार्य को लेके आगे बढ़ना है। तो भाई पूर्व में किसी पर कार्य ही नहीं हुआ ऐसा नहीं है, कुछ तो है। अभी जैसे कोई ग्रंथ है जिसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं लिखी गई, तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ और किसी और शोधार्थी ने भी उसको नहीं छुआ क्योंकि उसके संबंध में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो एक शून्य परिकल्पना हो गई। वहां पर कुछ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी ग्रंथ के बारे में कोई व्याख्या नहीं है तो भी वहां सिद्धांत तो कुछ होंगे। जैसे काव्य प्रकाश पे अगर किसी ने कभी कोई टीका जब नहीं लिखी थी, उस समय टीका लिखने के लिए किसी ने सोचा, वो क्या है, पूर्व अनुसंधान का अभाव। उसने सोचा होगा कि अग्नि पुराण में क्या रहा होगा, हाँ, अग्नि पुराण में जो काव्य तत्व है उस समय क्या काव्य की परिभाषा रही होगी, कालांतर में कैसे कैसे आगे जो दंडी इत्यादि ने क्या कहा काव्य के लक्षण के बारे में, उसके बाद जो काव्य प्रकाशकार ने इस तरह का निरूपण किया है, तो उन सबको लेकर के वो ग्रंथकार के हृदय को जान करके उसमें प्रवेश करके कदाचित वो सही हो सकता है, कदाचित नहीं हो सकता है। इसलिए फिर दूसरा व्याख्याकार आके कहता है कि यहाँ पर तो ये व्याख्याकार ऐसा कह रहे हैं, वो सही नहीं है। जैसे प्रौढ़ मनोरमा में ले लीजिए, सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या स्वयं दीक्षित जी करते हैं, उसके बावजूद भी शब्द रत्न कार आकर के कहते हैं कि यत्तु मूल्य उत्तम तद इत्यादि। तो कहीं कहीं मूल ग्रंथकार की अपेक्षा भी जो है वहां पर दूसरा सिद्धांत उपस्थापन दूसरे आचार्य करते हैं। तो पूर्व अनुसंधान, लेकिन क्या हमारी क्षमता वैसी है? तो यहाँ पर एक चीज पूर्व अनुसंधानानाम अभावः, इससे एक चीज हमें जाननी चाहिए कि कभी किसी विषय में काम नहीं हुआ है, बस वह हुए जिसमें काम हो गया उसको लेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सर्वथा नूतन विषय हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस विषय को जिस तरह से लेकर के हम सोचते हैं कि इसका ऐसा कार्य किया जाए, वैसा नहीं मिलेगा। तो क्रियमाण अध्ययन क्षेत्र में अगर कोई भी अनुसंधान नहीं हुआ हो तो सहायक ग्रंथ नहीं मिलेंगे करेंगे तो उसमें काठिन्य होगा। इसलिए हमें यह भी देखना है कि किसी विषय का चयन करने के पूर्व में इससे संबंधित कुछ हमें मिल रहा है या नहीं। नहीं तो फिर हमें अन्य अन्य जो है जो रिसोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, उनका आश्रयण हमें करना पड़ेगा। तो पूर्व अनुसंधानानाम अभावः, ये भी एक काठिन्य है, क्योंकि उसके बारे में हमें लिखना क्या है, कैसे हम उसको निरूपण करेंगे, उसके हम बारे में चिंतन कहाँ से शुरू करेंगे, ये सब थोड़ी सी जो है उसमें निर्माण में काठिन्य होता है। उसके बाद साधना नाम अभावः, साधना नाम ज्ञानाभाव हुआ, लैक ऑफ टूल्स और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टूल्स। अब यहाँ टूल्स जो है एक तरह का टर्म वैसा शब्द है कि जो वैज्ञानिक या विज्ञान क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में इत्यादि में टूल्स उपयोगी होते हैं, कुछ साधन होते हैं। तो क्या शास्त्रों में भी वैसा संभव है? हाँ, संभव है, कैसे नहीं। क्योंकि आज आप सोचिए, वही व्याख्या या उसके बारे में किसी ने कुछ कार्य किया इत्यादि जो भी है, वो सब हम टूल्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें उनके साधनों के अभाव में अथवा साधनों का ज्ञान नहीं है तो भी हम उसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर भाष्य की कोई नई टीका आपके सामने आती है कि अमुक शास्त्री ने, कभी कोई मैन्युस्क्रिप्ट आपके हाथ में आ गई कि महाभाष्यकार ने जो लिखा उसके ऊपर कोई टीका, किसी ने महाभाष्य पर किसी ने टीका लिखी, उस पर अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं, लेकिन अब आपको यही पता नहीं है कि सबसे पहले महाभाष्य पे कैयट ने टीका लिखी भर्तृहरि के बाद। भर्तृहरि वाली टीका तो उपलब्ध नहीं है, पर कैयट की टीका और नागेश की टीका के बिना ही आप सोच लें कि नहीं हुआ, तो आपने तो केवल मूल मात्र से भाष्य देखा या हिंदी व्याख्या वाला देख लिया। अब आपको इतनी जानकारी अगर नहीं है कि कैयट और प्रदीप भी कुछ है जो अभी भी विद्यमान है, तो उसके बिना आप वो जो आपको व्याख्या मिली है उसके ऊपर आप ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो उसमें कहीं बताना पड़ेगा कि यह जो ग्रंथ करता है अथवा व्याख्याकार है, इसने अथ शब्दानुशासनम में अथ शब्द मंगलार्थक है या किस लिए उसका प्रयोग किया है इत्यादि इत्यादि जो विचार करेगा, तो उसके लिए आपको सपोर्ट में कुछ तो चाहिए कहने के लिए। तो वो टूल्स जो है वो पूर्वाचार्यकृत व्याख्या हो सकती है या अन्य जो है ग्रंथांतर या शास्त्रांतर से आप उसके बारे में सूचना इकट्ठी कर सकते हैं। तो सूचनाओं की गैदरिंग, सूचनाओं का संकलन भी एक तरह से टूल्स के बारे में, टूल्स के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। तो समुचित परिकल्पना के में ये समस्याएं आती है। तो फिर अब समुचित परिकल्पना में समस्या आ गई, तो अब उस समस्या का निवारण जब हम कर देंगे तो हमारे पास जो तैयार होगी वो उत्तम परिकल्पना होनी चाहिए।
तो उत्तम परिकल्पना की वैशिष्ट्य क्या क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सरला, स्पष्टा, भ्रमरहिता, सोद्देश्या नाम शोधविषयस्य बीजं प्रस्तुयात् इति स्यात्। नाम सरला स्यात्। सरल का मतलब यहाँ पर भाषा में प्रौढ़ता होनी चाहिए, लेकिन सरल का मतलब उसमें भ्रमोत्पादक तथ्य नहीं होना चाहिए। सरल का मतलब एक क्रमशः जाना चाहिए। सरल रेखा जिसको कहते हैं कि एक के बाद एक, पद के बाद पदांतर का सन्निवेश जिस तरह से स्पष्ट रूप से किया जाए, इसीलिए सरला, स्पष्टा, भ्रमरहिता, सोद्देश्या च स्यात्, ऐसा हमने लिखा है। जो कुछ हमने ग्रंथों में देखा, जो प्रविधि ग्रंथ होते हैं, उसमें से हमने निचोड़ निकाला कि एक ही पंक्ति में बहुत सारा विषय हम कह सकते हैं। कैसे कि सरला, भाषा से सारल ही नहीं है। सरल का मतलब एक सीधी रेखा में जाना चाहिए, अर्थात आपने एक प्रथम पंक्ति में, प्रथम वाक्य में कुछ बोल रहे हैं, दूसरी पंक्ति में उसका पूर्वापर्य संबंध नहीं है, ऐसा नहीं। प्रत्येक वाक्य में पूर्वापर्य का संबंध बताते हुए स्पष्ट रूप से भ्रमोत्पादन, अगर आप उसमें भ्रम का उत्पादन कर देंगे, अगर वहां वो भ्रांतिजन्य आपने परिकल्पना कर दी, तो काम तो आपको ही करना है। आप ही हमेशा भ्रम में रहेंगे कि मैंने पूर्वस्मिन वाक्य में अथवा पूर्वस्मिन जो प्रघट्ट है, पहला जो पैराग्राफ है उसमें तो मैंने ये लिखा, दूसरे में मैं ये लिख रहा हूँ, दोनों का पूर्वापर्य नहीं है, मैं क्या करूं। इसलिए केवल यहां वहां से लेकर के लिखना नहीं, एक सरल, स्पष्ट, भ्रमरहित, भ्रांति जन्य जो न हो ऐसी, और सोद्देश्य, उद्देश्य पूर्ण भी होना चाहिए कि शोध विषय का बीज भी उसमें प्रस्तुत होना चाहिए। इसके बारे में भी जब मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगा कि नहीं, 2-3 छात्रों का, कि उन्होंने किस तरह से शोध प्रबंध के पूर्व में जो शोध संक्षिप्तिका निर्माण किया है, उसका कैसे उन्होंने उपस्थापन किया है उसमें विषयों को। तो सरला, स्पष्टा, भ्रमरहिता, सोद्देश्या च स्यात्, स्वीकृतस्य विषयस्य उद्देश्यपूर्तये सहायिका स्यात्, कि जो यहाँ स्वीकृत विषय है उसके उद्देश्य पूर्ति में वो सहायक भी होनी चाहिए। क्योंकि आपने विषय तो ले लिया, व्याकरण सिद्धांत सुधा निरय है, समीक्षा, दीक्षितम अतिरित्य। अब उद्देश्य क्या है कि दीक्षित अर्थात शब्द कौस्तुभ का खंडन है, जो कि सिद्धार्थ सुधानिधि। तो उद्देश्य की पूर्ति किस तरह से होनी चाहिए कि भट्टो जी दीक्षित के मत का समालोचन करते हुए उस मत के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत सुधानिधि कार्य विश्वेश्वर पांडे जी का मत भी हमें समीक्षा करनी है। या फिर जैसे महाभाष्य, केवल व्याकरण से उदाहरण दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि व्याकरण में ऐसा है, एक उदाहरण मात्र है ये। साहित्य में भी आप देख सकते हैं कहीं भी, जैसे रसगंगाधर ही ले लीजिए। रसगंगाधर में बहुत सारी टीकाएं हैं, लेकिन नागेश की जो टीका है वो तत्र तत्र खंडन करती है उसका। तो हम जब देखते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ से मतानाम नागेश दृष्टिया समालोचनम परीक्षणम व इत्यादि, तो उद्देश्य, वहां पर उद्देश्य कथन जब हमने कर दिया कि इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो इसके अकॉर्डिंग देखने का मतलब ये नहीं है कि जिसके नाम से हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उसी का हमें समर्थन करना है। निष्पक्षपातित्व भी हमें शोध प्रबंध में दिखाना चाहिए। ये जब हम अगली कक्षा जो शोध प्रबंध के बारे में होगी कि उसमें क्या क्या विषय कैसे उपस्थापन करना है, कैसे उसका निर्माण करना है, वहां पर विवेचन करेंगे। तो उद्देश्य कथन जो हमने किया है उसकी पूर्ति में सहायक हो। हमने जो है वही मैं कह रहा हूं कि रसगंगाधर के बारे में वो उसको उद्देश्य करके कार्य करना है, और हम उसमें पूरी शोध संक्षिप्तिका में केवल गीत गाते हैं किसका, काव्य प्रकाश का या ध्वन्यालोक का। तो उद्देश्य पूर्ति में सहायक कैसे होगी। हम काम कर रहे हैं सिद्धांत सुधानिधि पर, और अन्यत्र जो और किसी के द्वारा लिखा गया है उस पर काम कर रहे हैं। अन्नम भट्ट ने जो उद्योतनम ऐसा व्याख्या लिखी है उसको लेकर के काम करना है, उद्देश्य उसको बनाया, लेकिन हम कैयट के बारे में लिख रहे हैं, तो वहां पर वो उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं होगा। वो जो प्राकल्पना हमने की है, शोध संक्षिप्तिका जो निर्माण किया है, इसलिए स्वीकृतस्य विषयस्य उद्देश्य पूर्तये सहायिका स्यात्, परीक्षणेन प्रमाणीकर्तुं योग्या भवेत्। इसके बाद आप जानते हैं कि जब आप इसको लेकर के जिन तथ्यों का निर्माण करेंगे अथवा उपस्थापन करेंगे, सिद्धांतों का अथवा अपने मत का उपस्थापन जब करेंगे, तो उसको परीक्षण के द्वारा प्रमाणीकर्तुं योग्या भवेत्, अर्थात उनका सत्यापन होना जरूरी है। आपने कह दिया मेरे मत में तो ऐसा नहीं, किसी चीज को लेकर के, जैसे रप प्रत्याहार है, रप प्रत्याहार नहीं होता है, ऐसा एक संप्रदाय है। रप प्रत्याहार होता है ऐसा दूसरा संप्रदाय है। आप भी कहते हैं कि नहीं नहीं रप प्रत्याहार नहीं होता है, लेकिन रप प्रत्याहार नहीं होता है ऐसा कहने के लिए
पूर्वाचार्यों के द्वारा जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं उनके सत्यापन में आपको जो है समर्थ होना है, उसी चीज की सामर्थ्य को यहाँ पर आपको दिखाना है, ताकि जो जो तथ्य, जो जो सिद्धांत या जो जो मत आप उपस्थापित करेंगे उनका परीक्षण प्रमाणों के द्वारा किया जा सके। क्योंकि सत्यापन तो जरूरी है, नहीं तो कुछ भी लिखने से, इसीलिए बहुत सारे आपने थीसिस देखे होंगे बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं कि आपने जो जिस कार्य को मान करके आपने ये कार्य, जिसको उद्देश्य बना करके यह कार्य शुरू किया, वो कार्य उसकी तो यहाँ पर जो है छाया भी प्रतीत नहीं हो रही है। इसलिए या फिर उसमें कोई प्रमाणयुतुम तत्र किमपि साक्ष्यादिकम नास्ति, प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाण अथवा उसके लिए कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई प्रमाणांतर नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप परीक्षण करेंगे। उसके बाद अनुसंधान प्रविधिम अनुसरन्ति अनुसंधान प्रविधे है निदर्शिका भवेत। ऐसा नहीं है कि आपने जो उत्तम परिकल्पना जो यहाँ पर आप बनाना चाह रहे हैं वो ऐसी होना चाहिए। उत्तम परिकल्पना कब उसको कहा जाएगा कि अनुसंधान प्रविधि, आखिर एक परिधि है हमारी, उस परिधि में रहकर के हमें कार्य करना होता है, कि ऐसा नहीं कि रिसर्च में लिखने बैठ गए तो कुछ भी लिख दिया। तो एक प्रविधि है, हम उस प्रविधि के अनुसार जो नियम बना दिए हैं, शोध कार्य से संबंधित कुछ सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांतों का अनुसरण करती हुई उनकी प्रतीति उसमें होना चाहिए। और अनुसंधान प्रविधि निदर्शिका भवेत्, अर्थात अनुसंधान प्रविधि का निदर्शन भी उसमें होना चाहिए। उसका अनुसरण करेगी तो उसका निदर्शन भी होगा। निदर्शन होने से आदर्श रूप में वो किसी दूसरे के लिए भी सहायक हो सकती है। इस प्रकार से उसका उत्तम परिकल्पना का एक वैशिष्ट्य यह भी है। और परिकल्पनायाः संप्रत्यय स्पष्टता स्यात्, और जो जो आप आगे बताना चाहते हैं उसके 2-3 विषयों को लेकर के आपको शोध संक्षिप्तिका में बताना पड़ता है कि इस तरह से उदाहरणार्थं स्थालीपुलाकन्यायेन अत्र विषयद्वयं प्रस्तूयते एतादृशरीत्या मया कार्यं करिष्यते, ऐसा जब आप कहते हैं तो परिकल्पनायाः संप्रत्यय स्पष्टता है। अगर उसमें ही आपकी स्पष्टता नहीं है, भ्रांति आपकी स्वयं की है, तो फिर आप आगे उसमें कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे, आपको कठिनाई होगी या फिर आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए परिकल्पनायाः संप्रत्यये स्पष्टता स्यात्, साहित्य सर्वेक्षण से निदर्शनमपि अनया स्यात्। और हाइपोथेसिस अच्छा कब माना जाएगा, जब आप उसको अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको लेकर के उतना कार्य किया है। उसके लिए आपको साहित्य सर्वेक्षण की भी जरूरत पड़ती है, सर्वे ऑफ लिटरेचर। प्रकृत कार्य जो क्रियमान कार्य है अथवा उद्देश्यमान जो कार्य है, उस उद्देश्यमान कार्य के लिए उससे संबंधित कार्य पूर्व में हुआ नहीं हुआ, किस तरह से हुआ, अगर हुआ तो, या उसमें अब क्या शेष बचा है, किस तरह का, ये सारी चीजें उसमें स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, यह विषय कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकता है। इस तरह से सामान्यतः आपके पास एक इस तरह की प्राकल्पना, एक आधार होना चाहिए, उस आधार पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये उत्तम परिकल्पना के कुछ वैशिष्ट्य है। उसके बाद परिकल्पनायाः कार्याणि, फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। जब आपने एक उत्तम परिकल्पना का जो है निर्माण, अर्थात इन वैशिष्ट्यों से युक्त, इन विशेषताओं से युक्त जब एक हाइपोथेसिस आपने रख दिया सामने, तो उसके बाद उसका क्या कार्य है, किस प्रकार से वो सहायक होती है, तो लिखिए। अनुसंधान कार्य दिग्दर्शनं करोति, अनुसंधान कार्य जो है उसमें दिग्दर्शन, आपको पदे पदे दिशं दर्शयति, आपको पद पद पर, पग पग पर जो है आपका जो है दिशा निर्देश करती है कि ऐसे नहीं ऐसे, अनेन पथा गंतव्यम नान्येन, इस तरह से जो कहते हैं कि इस मार्ग से हमें जाना है, इस मार्ग का अनुसरण करना है, इस प्रकार दिग्दर्शन भी जो है अनुसंधान कार्य में करती है। प्रत्येकम परिकल्पना नूतन उपकल्पनायाः परिकल्पनायाः प्रतिपादने साहाय्यं करोति, प्रत्येक परिकल्पना जो है वो क्या करती है, नूतन कल्पना, क्योंकि आपने एक कल्पना की कि रसगंगाधर कार, तीसरा जो उनका लक्षण है चमत्कृति कृति इत्यादि, तो काव्य लक्षण जो तीसरा है वही मुख्य है अंततो गत्वा। तो उसमें उस कल्पना को करते, जब आप उसका समन्वय इत्यादि करते हुए जाते हैं, तो उस समय आपको एक नई कल्पना वहां पर आपके मन में आपको एक विचार कौंध जाता है कि नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है, तो आप उसमें फिर जो है अन्य व्याख्याओं से सहायता लेकर के या कुछ करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से ये जो परिकल्पना आपने हाइपोथेसिस जो की है कि क्या पता इस तृतीय लक्षण के बाद भी चतुर्थ कुछ लक्षण हो सकता है जो इससे छोटा हो, या जितना इसमें विषय कहा गया वो और अन्य प्रकार से भी कहा जा सकता है क्या, अर्थात कोई कल्पना आप कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि इदम इत्थम ठीक है। अन्यथा अगर ऐसा होता तो फिर काव्य प्रकाश के बाद फिर ध्वन्यालोककार का या उसके बाद फिर जो है रसगंगाधरकार का जो है उद्भव ही नहीं होता। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का जो है उन ग्रंथों का प्रणयन ही नहीं हो पाता। इसलिए जो परिकल्पना हम करते हैं, नूतन कल्पना, जो उसके लिए नूतन कल्पना के लिए उसके प्रतिपादन में भी वो सहायता करती है। अर्थात इतनी सॉलिड वो हमारी जो है हमारा सॉलिड चिंतन होना चाहिए। निष्कर्ष से प्रतिपादन कर्तुम सहकरोति। हमारे दिमाग में सामान्यतया वयं किं चिन्तयामः, तत्र अस्माकं मस्तिष्के एकं भवति, एकः विचारः भवति, अनया रीत्या मया इदं प्रतिपादनीयम् अस्ति इति किञ्चित् नाम निष्कर्षः कश्चन भवति। नाम मया दीक्षितमतमेव समर्थनीयम् इति किञ्चित् नाम केषाञ्चन तत्र आग्रहः भवति, भवतु नाम केषाञ्चन नागेशमतमेव मया समर्थनीयम्। परन्तु किं तत्र अस्माकं परमप्रामाण्यं वैयाकरणानां यथा महाभाष्यकृतां वर्तते, तर्हि तत्र तदनुगुणम् अयं सिद्धान्तः अस्ति वा न वा, ये सोचना चाहिए। न्यायशास्त्र में देखेंगे तो व्युत्पत्तिवादकार जो है उन्होंने जो अंतिम कह दिया उसके बाद क्या और नहीं आया कि नहीं नहीं नहीं, उसको अगर सत्यापित किया है बच्चा झा जी ने, तो मिथिला के बहुत बड़े पंडित थे, आप तो इतिहास जानते ही होंगे वहां का। तो ये सर्वे ऑफ लिटरेचर में ये भी चीजें आती है कि उस परिवेश के जो पंडित वगैरह हैं उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ उनका भी होना चाहिए। तो बच्चा झा जी ने वास्तव में क्या उसके मत का अंगीकार किया है अथवा कहीं खंडन भी किया है? तो जो जो हमसे पूर्ववर्ती, हमारे काल के पूर्व में जो अव्यवहित काल में जो रहे हैं, जो बहुत पहले का नहीं, आज से 500 700 1000 साल पहले का ही नहीं, थोड़ा सा नूतन, जिन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादन किए हो, तो उनको लेकर के भी हम किसी निष्कर्ष का प्रतिपादन करना चाहते हैं अगर, तो निष्कर्ष के प्रतिपादन में वो सहायक होना चाहिए कि मैंने ये सोचा है। तो हम ये सोचेंगे व्युत्पत्तिवादकार जो हैं उनका मत यहाँ ठीक है, तो गदाधर भट्ट को लेना है, रघुनाथ शिरोमणि को लेना है, किसको लेना है, अनुमति का प्रसंग मान लो चल रहा है तो मैं तो इसको ही लूंगा, तो इसका ही मत में समाश्रयन करूंगा। ऐसे निष्कर्ष के प्रतिपादन के लिए आपकी परिकल्पना सहायक होगी। फिर आप क्या करेंगे, उससे संबंधित जो सपोर्टिंग जो एविडेंस होंगे या तथ्य होंगे या प्रमाण होंगे उनका संग्रहण करना शुरू करेंगे। इसलिए निष्कर्ष के प्रतिपादन में भी सहकार करती है। वस्तुतः अस्याः मुख्यम कार्यम अनुसंधान क्षेत्रे साक्षी रूपेण अनुसंधान से मार्गदर्शन, एक प्रमाण के रूप में अनुसंधान के क्षेत्र में उस मार्ग में हमें जो है दिग्दर्शन करती है, यही इसका मुख्य कार्य है। अनुसंधान कर्मणि समुचित मार्गे प्रवर्तयति, ये हमने स्पष्ट कर ही दिया कि एक किस तरह से हमें सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चलते हुए जाना है कि हम अपनी जो मंजिल है, जो हम सामान्यतः कहते हैं हमने शोध कार्य आरंभ किया, तो हमारी मंजिल क्या हुई, शोध कार्य पूर्ण करने के बाद समर्पण करना और उसके बाद उससे उपाधि की प्राप्ति। तो वो उसके लिए एक सीधे अच्छे मार्ग से जाना है ना, तो आसानी से वो हमारा रास्ता तय होगा। तो अनुसंधान कर्मणि समुचित मार्गे प्रवर्तयति। अब आदर्श परिकल्पना की संरचना, अब ये लास्ट में हम यहाँ आ गए हैं कि इतना होने के बाद अब हमारे दिमाग में एक मोटा मोटा सा एक, जिसको हम कहते हैं रेखा गवय न्याय से बता देते हैं ना कि स्थूलता है, कि इस तरह से अभी हमारे दिमाग में हो गया कि अब हमें आगे क्या क्या लिखना है, किस क्रम से लिखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइडियल हाइपोथेसिस, सबसे पहले उसमें प्रस्तावना होना चाहिए। ये आपको मैं एक या दो जो है दिखा भी दूंगा, उससे आपको आसानी होगी। प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या क्या विषय होता है कि जिस शास्त्र से संबंधित हम कार्य कर रहे हैं उससे उसका थोड़ा बहुत इतिहास, प्रस्तावना अर्थात उपोद्घात इत्यादि। तो उसका प्रस्तावना नाम प्रस्ताव करना कि मैं इस विषय में काम करना चाहता हूं, तो यह विषय किस किस से संबंधित है इत्यादि। विषय प्रस्ताव, प्रस्तावना के बाद विषय प्रस्ताव है। यहाँ साहित्य सर्वेक्षणम अपि प्रदर्शयेत् अत्रैव, कि आपने इससे संबंधित जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक से संबंधित, उस जो शीर्षक आपका है उस शीर्षक से संबंधित आपने थोड़ा बहुत पहले जो है होमवर्क किया कि नहीं, ग्राउंड वर्क किया कि नहीं, वो भी उसमें जो है दिखना चाहिए विषय प्रस्ताव के समय। नहीं तो जैसे क्या होगा कि आपने विषय ले लिया काशिकायाः न्यास पदमंजर्योः द्वितीय अध्याय से समीक्षण, अब काशिका के ऊपर 10 बार कार्य हो गया, विषय तो आपने टाइटल तो चुन लिया, अब साहित्य सर्वेक्षण आपने किया ही नहीं, तो आपको 10 बार कार्य हो गया तो भी आपको पता नहीं चला, इसका मतलब आपने साहित्य सर्वेक्षण किया ही नहीं। तो ये भी एक जरूरी है। तो विषय प्रस्ताव में साहित्य सर्वेक्षण जब तक आप ठीक से नहीं करेंगे विषय का, कि सबका आपस में लिंक है, आप इधर से क्रम से जाइए उधर से आइए, तो साहित्य सर्वेक्षण के अभाव में आपका विषय प्रस्ताव ठीक से नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पर
दिखाना है। शोध विषय से चयने बीजम, आपने जो शोध विषय लिया है, जब आप विषय का प्रस्ताव कर दिया आपने साहित्य सर्वेक्षण द्वारा, तो जो आपने टॉपिक ले लिया कि ये तो विषय सर्वथा नूतन है, इस पर काम किया जा सकता है, लेकिन उसके चयन में बीज भी कुछ होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए ऐसा कि इस कार्य में आपकी प्रवृत्ति जिससे हो सके। केवल विषय ले लिया, उसमें आगे कार्य ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो शोध विषय से चयने बीजम, फिर स्वीकृत विषय से उद्देश्यम तस्य वैशिष्ट्यम, क्योंकि जब आप बीज कहीं वपन करते हैं, क्योंकि शोध विषय का बीज भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब हम बीज का वपन करते हैं तो उसके बाद उससे अंकुरण होने के बाद ही उसमें पौधा होता है, फिर वृक्ष होता है इत्यादि। तो बीज का अच्छा होना जरूरी है ना। तो एक हमारे पास पर्टिकुलर एक उपयुक्त कारण होना चाहिए कि इस कारण से मैंने इस शोध के विषय का चयन किया। उसके बाद स्वीकृत विषय से उद्देश्यम तस्य वैशिष्ट्यम, जो आपने विषय लिया है उसका उद्देश्य कथन, वही बीज से संबंधित आ गया कि क्यों आपने विषय लिया, फिर उसका वैशिष्ट्य यहाँ थोड़ा विस्तार से बताना है कि इस कार्य को करने पर इस कार्य में ये विशेषता है, इसलिए इसका लाभ ये होगा इत्यादि, उसका वैशिष्ट्य बताना है। शोध पद्धति, आप किस पद्धति को, शोध पद्धति बहुत सारी है, शोध पद्धति वाली कक्षा में आपने उनका जो है अध्ययन किया होगा। तो शोध पद्धतियों में से कौन सी पद्धति, जैसे तुलनात्मक पद्धति है, समीक्षात्मक पद्धति है, या विश्लेषणात्मक है, या फिर जो है केवल संपादनात्मक, किस तरह की कौन सी पद्धति को लेकर के आपने कार्य किया है, इस तरह से। क्योंकि कभी कभी दो विषयों का तुलना करना, तो ये तुलनात्मक पद्धति हुई। किसी एक ही विषय पर अनेक प्रमाणों से, अनेक साक्ष्यों को लेकर के फिर उसका विश्लेषण करना। और समीक्षा में क्या होता है कि फिर अपना मत भी प्रस्तुत करना होता है। ये सब बहुत सारे भेद है, समीक्षा, समालोचना, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो अन्य कक्षाओं में आप जान पाएंगे। उसके बाद द्वित्राणाम समीक्षित विषयाणाम उदाहरणत्वेन प्रस्ताव है, क्योंकि जब आप शोध पद्धति इत्यादि का निर्देश कर देते हैं कि मैं अमुक शोध पद्धति से इस कार्य को करने जा रहा हूं, तो आपको उस शोध पद्धति को लेते हुए ये जो ये है, इस शोध पद्धति को लेते हुए स्वीकृत विषय का स्वोद्देश्य प्रस्ताव यहाँ करना है, उसका समीक्षा वगैरह बताना है एक दो बार, ताकि उसमें आपको ये सब आ गया, शोध विषय के चयन में क्या बीज है, स्वीकृत विषय का उद्देश्य और उसका वैशिष्ट्य क्या है, और शोध पद्धति, इन तीनों को मिला के आपको एक या दो स्तर उसमें खाली पुलाग न्याय से बता देने हैं, जिनको देख करके जो एक्सपर्ट कमेटी होती है वो देखती है कि हाँ नहीं, वास्तव में इस विषय में दम है, कि इसमें एक समुचित शोध पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है, स्वोद्देश्य विषय यह है, इसमें यह वैशिष्ट्य है, इसका फायदा आगे होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें उसमें आना चाहिए। और जो शोध विषय के चयन में जो इन्होंने बीज बताया है वो भी इसमें परिलक्षित होता है। इस प्रकार से ये एक स्टेप हुई। उसके बाद भावी शोध संभावना, केवल ये नहीं कि आपने जो कार्य कर दिया उसके बाद फिर नहीं, आपको इस तरह से तथ्यों का प्रस्ताव करना है कि उसके बाद भावी शोध की संभावना उससे संबंधित या उसके सदृश कार्य में शोधार्थियों को, अन्य शोधार्थियों के लिए भी रहे, ये भी एक जरूरी चीज है। इसीलिए हमारे संस्कृत शास्त्र में तो अपार संभावना, ये सारा जो वैदेशिक शास्त्र है इन्होंने यहीं से लेकर के सब कहा है कि अगर इस तरह की भावी शोध की संभावना नहीं होती तो आज परिष्कार पद्धति जो काशी में चल रही है, कितनी व्याख्याएं लिखी गई है, एक एक परिष्कार के बाद दूसरा परिष्कार, उसमें वैशिष्ट इत्यादि संबंधों को जोड़ते हुए फिर उसमें, तो ये भावी शोध ही है और क्या है, बुद्धि वैशद्य का प्रदर्शन करना मात्र नहीं है, ये भावी शोध है। कि इस प्रकार से जैसे नागेश ने कहा कि प्रवृत्ति निमित्तम तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थ है, उसके पहले दीक्षित जी ने नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ है, ऐसा कहा। तो फिर प्रवृत्ति निमित्तम तदाश्रयश्च उसको लेकर के जब हम मान लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या करना है, प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय क्या है, तो फिर वहां किसी परिष्कार की जरूरत हुई। तो वाच्यत्व सति, वाच्य वृत्तित्व सति, वाच्योपस्थिति प्रकारता विषयत्व, फिर इसमें इस तरह का दल जब हमने परिष्कार बना दिया तो इसमें दलसार्थक्य, कहाँ अतिव्याप्ति अव्याप्ति इत्यादि तो नहीं हो, अर्थात भावी शोध की संभावना भी उसमें होना चाहिए, न केवल तत्र एक बना दिया तो इदम इत्थम, ऐसा नहीं। अभी अयुण सूत्र जब महेश्वर प्रसाद से पाणिनि जी को मिला तो उन्होंने प्रत्याहार का निर्माण करके सूत्रों को बना दिया, जैसे इको एणच सूत्र बना दिया, तो इकः स्थान एण से तो षष्ठी किस अर्थ में है, निवर्त निवर्तक भाव षष्ठी है क्या है इत्यादि, फिर वहां आगे आगे शोध चलता गया, वो रुका नहीं कार्य वहां। और क्या देखना है, महाभाष्यकार ने तो अकार किस लिए, अयुण में अकार का
जो है उपदेश क्यों हुआ, अकारोपदेश विव्रतो इत्यादि जो वहां पर कहा है, तो एक आकार एक अक्षर को लेकर के भी उन्होंने, अर्थात वहां भावी शोध की संभावना थी। तो महेश्वर जी भी अगर सोच लेते, जो आदि प्रवर्तक हैं, कि मैंने जो कह दिया बस उसके बाद कुछ नहीं, तो आज व्याकरण इतना पुष्पित पल्लवित नहीं होता। तो आकार का भी वहां पर, जहां एक अक्षर का भी उपदेश क्यों किया गया, जिस तरह का विचार किया जा रहा है, फिर उसमें आगे आगे तो भावी शोध संभावना जरूरी है। ये सब निदर्शन हमें अपने शास्त्रों में मिल जाता है। फिर शोध प्रबंध से प्रारूपम, अध्याय विभाग आदि, ये भी उसमें दिखाना चाहिए परिकल्पना में। और परिशीलनीय ग्रंथ सूची, परिशीलित ग्रंथ सूची यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है परिशीलनीय ग्रंथ सूची। आपके दिमाग में जब आप सर्वे ऑफ लिटरेचर करेंगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि मुझे इससे संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं। वो ग्रंथ आगे जाके बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप कार्य करेंगे निरंतर 2 वर्ष 3 वर्ष, तो और भी ग्रंथ आपके हाथ में आएंगे। लेकिन स्थूलतया परिशीलनीय ग्रंथ कौन कौन से हो सकते हैं इस विषय से संबंधित, उनकी सूची भी उसमें देना आवश्यक है, क्योंकि यही एक आपके उसका परिपोषण करती है, उसकी पुष्टि करती है कि आप जितने ज्यादा ग्रंथों का अवलोकन करेंगे उतना ही प्रमाण आपके पास उपलब्ध रहेगा। और उपसंहार लास्ट में होना है कि मैं इस काम को करके ऐसा करना चाहता हूं। आदर्श परिकल्पना प्रतिकृति, और एक अगर आप कहें तो जो है आपको एक वो दिखाया जा सकता है। अभी समय है क्या यदुवीर जी? पंचषु निमेषेषु समापयामि। पंचषु निमेषेषु समापनीयं खलु? एकं तत्र प्रतिपादय नाम तद्वर्तते, दर्शयन्तु। एकं थीसिस्, सॉरी, तत्र सिनॉप्सिस् वर्तते तस्य, दर्शयन्तु। इदानीं एकमेव प्रदर्शयामि, इदानीमेव मन्यताम्। तत्र प्रारूपं किञ्चित् अस्ति, दृश्यते किल? दृश्यते। हा, यथा तत्र शोधसंक्षिप्तिका, अनेन छात्रेण किं कृतं, तत्र किञ्चित् एवं करोमि। शोधसंक्षिप्तिका, अन्नं भट्टकृत उद्योतनदिशा कारकसूत्राणां समीक्षणं, तत्र टाइटल वर्तते। यदि फ्रंट पेज यद् भवति, कवर पेज, तत्र कुत्र विश्वविद्यालये इत्यादिकं सर्वम् अत्र आयाति, अनुसन्धाता कः इत्यादिकम् अत्र एवं निर्दिश्य, अत्र तु एवं सामान्यतया सर्वेपि जानन्ति अमुं विषयं। ततः परं पश्यन्तु, प्रस्तावना आदौ यदस्माभिः उक्तं, यथा व्याकरणशास्त्रस्य इदं तावत् वर्तते, तत्र उद्देश्यकथनम्, अत्र व्याकरणशास्त्रे शोधकार्यं प्रवर्तनीयमिति, तर्हि संस्कृतवाङ्मये व्याकरणस्य स्थानं वा इत्यादिकं किञ्चित् संक्षेपेण अत्र प्रस्तावः कर्तव्यः, कुतः आरभ्य इयं परंपरा वर्तते। क्योंकि जब तक हमें अपना इतिहास पता नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि शाखा को जानने के लिए मूल का पता होना चाहिए, हम कौन थे इसका अगर पता नहीं रहेगा तो हम जो है तथ्यों का निरूपण नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्याकरण है या साहित्य है, कुछ भी है, तो उस विषय से संबंधित इतिहास का थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए। इसको फिर जो है शोध प्रबंध में और बढ़ा करके लिखा जाता है, प्रस्तावना, उपोद्घात इत्यादि को। तो ऐसा इस तरह से आप जाएंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना के बाद, प्रस्तावना में इन विषयों का निरूपण करते हुए ग्रंथकार से परिचय, मान लो जैसे अन्नम भट्ट कृत उद्योतन इत्यादि कहा, तो उसमें उस परंपरा के बाद उसका लिंक इस तरह से करना है कि प्रकृत ग्रंथ जो है व्याकरण से कैसे इसका रिलेशन है, कौन सा संबंध है। तो चूंकि यह महाभाष्य के ऊपर टीका है, तो किसने लिखी, उसका ग्रंथकार का परिचय, उस ग्रंथकार के परिचय के बाद फिर ग्रंथ से संबंधित प्रदीपोद्योतन जो ग्रंथ है उसको, उसके बारे में थोड़ा सा हमें दिशा निर्देश करना है। फिर उसके बाद स्वीकृत विषय से उद्देश्य विशेषता, तो स्वीकृत विषय का उद्देश्य क्या है, क्या उसकी विशेषता है, इस तरह से प्रतिपादित करने के बाद शोध पद्धति, किस पद्धति का आप अनुसरण करेंगे, कि भाई आप केवल व्याख्यानात्मक शैली, इसको केवल जो व्याख्यान है उसको और इसका विचार मात्र करते हुए आगे बढ़ेंगे, विमर्श करते हुए, या फिर दूसरों के साथ तुलना करेंगे, क्या करेंगे। इस कारण से यहाँ पर वो इसमें प्रतीत होना चाहिए। भावी अनुसंधान की सूचना, भावी अनुसंधान, इसमें इसको शोध कार्य को करने के बाद आगे लोगों को, जैसे आपने एक प्रकरण विशेष पे कर लिया, मान लो नवान्निक भाग पे आपने कर लिया, तो इसके बाद के भागों में भी कार्य को किया जा सकता है, वो भी एक संभावना है। और जो कार्य आपने किया है उसके भी तत्वालोचन के लिए आगे संभावना बन सकती है। इस प्रकार से उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। उसके बाद शोध शीर्षक, शोध शीर्षक आपने जो लिया उसको
किस प्रकार से आपको कहना है। हाँ, शोध शीर्षक के बारे में एक ये सामान्यतः कहना चाहता हूँ, बहुत लंबे लंबे शीर्षक नहीं होने चाहिए। ये भी है, कभी कभी ऐसी समस्या रहती है कि हमें जो है अमुक जो है ग्रंथकार के द्वारा लिखी गई फला फला टीका का, इसके इस ग्रंथ के ऊपर लिखी गई टीका का हमें करना है, तो बहुत बड़ा टाइटल हो जाता है। टाइटल जितना संभव हो हमें शॉर्ट में लिखना चाहिए, ये भी एक सिद्धांत है। तो टाइटल में इसीलिए समस्त पदों का हमारे पास तो ऐसी संभावना रहती है टाइटल जरूरत से ज्यादा लंबा न हो। उसके बाद शोध प्रबंध का प्रारूप देखिए, यहाँ पर उपोद्घात, इसमें व्याकरण शास्त्र का इतिहास, ग्रंथकार का परिचय, ग्रंथ का परिचय, फिर अध्याय विभाग की एक एक अध्याय में अत्रापि एवं अस्ति अध्याय विभागे अस्माभिः केवलं स्थूलतः चिन्तनं क्रियते प्राथमिक दृष्ट्या। अस्मिन् अध्याये मया एतावन्ति सूत्राणि स्वीकृत्य कार्यं कर्तव्यम्, द्वितीय अध्याये एतेषां समीक्षा कर्तव्या, तृतीय अध्याये एवम्। अत्र इदं प्राक्कल्पितमेव। कदाचित् किं भवति तत्र शोधप्रबन्धस्य यदा नाम कस्मिन् अध्याये कियद् इति कथं तत्र आकारः भवेत् इत्यादिकं सर्वं तत्र अग्रिमकक्षायां सूचयिष्यते। तस्मात् प्रथम अध्याये कतिपय सूत्राणि, द्वितीय अध्याये कतिपय सूत्राणि तत्र कदाचित् इतस्ततः भवितुम् अर्हति, परन्तु एका श्रेणीकृतं नाम एका स्यात् श्रेणीकृतं कैटेगराइजेशन, नाम किञ्चित् श्रेणी तत्र कर्तव्या अस्माभिः निर्धारणीया वर्तते। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने एक श्रेणी कर दी कर्तृकारक और कर्मकारक के सूत्र, फिर करणकारक के सूत्र, फिर संप्रदान कारक के सूत्र, फिर अपादान के सूत्र और अधिकरण के सूत्र। तो अब जैसे कर्तृकारक से संबंधित सूत्र 2-3 ही है, तो फिर हमने उसके साथ कर्मकारों को मिला दिया, अर्थात उसका एक कलेवर भी ग्रंथ का उस तरह से होना चाहिए शोध प्रबंध का। उसके बाद उपसंहार, फिर लास्ट में उपसंहार देना है कि हमने अभी तक इतने अध्यायों में क्या क्या काम किया, उसको उसमें दिखाना है। उसके बाद उद्योतन दिशा कारक यदि सूत्र समीक्षण, जैसे मैंने कहा स्थालित पुलाग न्याय से कि आपने शोध विषय के बीज को सोद्देश्य लेते हुए किस तरह का कार्य यहाँ पर किस पद्धति से किस शोध प्रविधि का आश्रयन करके किया जा सकता है, उसका एक निदर्शन आपको एक या दो सूत्रों को लेकर के एक या दो विषयों को लेकर के यहाँ पर मात्र निदर्शन करना है। यहाँ जैसे इस छात्र ने कारक इस सूत्र की समीक्षा जो अन्नम भट्ट ने व्याख्या की है उसको लेकर के यहाँ पर की है। इस प्रकार से आप एक या दो विषयों का, उसके बाद परिशिष्ट का, परिशिष्ट में आप क्या क्या जोड़ेंगे ये भी आपको पहले ही सोचना है। उद्धृत कारिका है, उद्धृत ग्रंथ है, सूत्र सूची है, बाद में बढ़ भी सकता है। परिशिष्ट का मतलब बाद में जो योजना करनी है वो सब है, लेकिन सामान्यतया उसके बाद परिशीलनीय ग्रंथ सूची, इससे संबंधित कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पर आएंगे, ये सब जो है आपको करके फिर अंतिम में उपसंहार। ये उपसंहार उस उपसंहार से भिन्न है। वो उपसंहार जो था एक शोध प्रबंध की रूपरेखा कैसे है उसको वहां बताने के लिए था। ये उपसंहार ये है कि इस प्रकार से 5 या 6 अध्यायों में विभक्त इस विषय को उद्देश्य करके मैं अमुक अमुक आचार्य के पास इस तरह से करना चाहता हूं, फिर बाद में आप जो है इसका ऐसे उपसंहार करके इसकी समाप्ति करते हैं। तो ये यहाँ पर तो आदर्श परिकल्पना की प्रतिकृति, सैंपल मॉडल ऑफ हाइपोथेसिस, ये दिखा के और आपको यहाँ पर ये हमारी कक्षा जो है समाप्त हुई। और आशा करता हूँ कि आपको ये विषय अच्छे से समझ आए होंगे। जहाँ तक जो उद्देश्य करके मैंने जिस तरह से यह उपस्थापन यहाँ शुरू किया था वो संभवतः उस उद्देश्य की पूर्ति में हमारी ये कक्षा सहायक होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आगे संयोजक जी। जी, भवद्भ्यः धन्यवादाः। अत्र आगत्य भवन्तः अमूल्यं समयं दत्तवन्तः, तदर्थं वयं सर्वेपि धन्याः। किञ्च भवत्पाठितया अनया कक्षया अस्माकं शोधार्थिनः फलग्राहिणः अभूवन् इति अहं मन्ये। किञ्च सर्वेपि विषयाः भवद्भिः अत्र सङ्गृहीताः। प्रायः शोधं कर्तुं यावन्ताः विषयाः अपेक्षिताः भवन्ति ते सर्वेपि विषयाः अस्यां कक्षायां भवद्भिः प्रतिपादिताः। अतः सर्वेपि शोधार्थिनः फलभाजाः भविष्यन्ति इति वयं मन्यामहे। भवद्भ्यः पुनरेकवारम् अहम् अत्र
धन्यवादं व्याहरामि। भवन्तः अत्र आगत्य विलम्बेन वस्तुतः इयं कक्षा आरब्धा, तथापि भवन्तः समयम् अत्र प्रदाय अस्मान् सर्वान् अपि अनुगृहीतवन्तः। अतः पुनरेकवारं भवतां कृते धन्यवादाः। अवश्यम्। इयं कक्षा अत्रैव विरमति। वयं पुनः परश्वः मिलामः। तत्रापि आचार्याणामेव कक्षा 24 दिनाङ्के भविष्यति। तावत्पर्यन्तं सर्वेषामपि मङ्गलं भवतु। पुनर्मिलामः। भवतु तावत् मङ्गलम्। अवश्यं। तर्हि 24 पुनः मिलिष्यामः। अस्तु। एवम्।